हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में आपके एग्जाम के लिए। हाँ, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी FAQs। राइट, ये FAQs प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस जिन्हें पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है उन पर बेस्ड है। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम से पहले टाइम बहुत लिमिटेड होता है ना? हाँ, बहुत कम टाइम होता है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस क्विकली। और वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के लर्निंग क्वालिटी में। एग्जैक्टली। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस, देन ऑप्शंस एंड देन लोकेटिंग द करेक्ट ऑप्शन, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, हाँ, उसमें टाइम लग जाता है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस फॉलोड बाय द आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। इससे रिवीजन फास्ट होगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो से बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए हर क्वेश्चन और आंसर को वेरी केयरफुली सुनिए टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। और हाँ, आप वीडियो को पॉज या रिवाइंड कर सकते हैं जहां भी आपको दोबारा सुनने का मन करे। अगर पॉसिबल या रिक्वायर्ड हो तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं, छोटे नोट्स। हाँ, क्विक नोट्स हेल्प करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं इस फॉर्मेट में। लेट्स गो। From which language is the word economics derived and what do its root components mean? From which the idea of household management emerges? हाँ, तो मतलब इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसके रूट कंपोनेंट्स का क्या अर्थ है जिससे ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट का आइडिया निकलता है। ये रहा जवाब। The word economics is derived from the Greek word oikonomia, where oikos means house and nemin means management and distribution. हाँ, तो इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से डिराइव हुआ है। इसमें ओइकोस का मतलब है हाउस और नेमेन का मतलब है मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आप देखें तो इकोनॉमिक्स की जड़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं। घर के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने के आइडिया से ही ये शुरू हुई। अच्छा, जैसे एक फैमिली अपना बजट देखती है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक फैमिली अपने सीमित बजट और नीड्स को बैलेंस करती है, वही प्रिंसिपल आप कह सकते हैं बड़े स्केल पर अप्लाई होता है। तो ये समझना जरूरी है कि इसकी शुरुआत इंडिविजुअल लेवल पर रिसोर्स मैनेजमेंट से हुई थी। समझ गए। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बाय व्हाट नेम इज हिज डेफिनेशन नोन व्हिच फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है और उनकी डेफिनेशन किस नाम से जानी जाती है जो वेल्थ के प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर अ फोकस्ड थीम। आइए जवाब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड हिज डेफिनेशन इज नोन एज द वेल्थ डेफिनेशन। हाँ, तो उनके अनुसार इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है वेल्थ का प्रोडक्शन और कंजम्पशन, उसकी स्टडी, और उनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। वेल्थ डेफिनेशन। हाँ, एडम स्मिथ, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उनका मेन फोकस इसी बात पर था कि नेशंस और इंडिविजुअल्स कैसे वेल्थ जनरेट करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। अच्छा। उनकी जो फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, वो इसी सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड है कि वेल्थ क्रिएशन ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइमरी ड्राइवर है। ये पर्सपेक्टिव आप कह सकती हैं इकोनॉमिक्स को मटेरियल प्रोस्पेरिटी की स्टडी के रूप में देखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ डिड एल्फ्रेड मार्शल व्यू इकोनॉमिक्स एंड बाय व्हाट नेम इज हिज डेफिनेशन नोन? Which of his books is considered a very significant contribution to economic literature? अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को कैसे देखा, उनकी डेफिनेशन किस नाम से जानी जाती है और उनकी कौन सी बुक इकोनॉमिक लिटरेचर में इंपॉर्टेंट मानी जाती है? हाँ, तो इसका जवाब ये है, he saw economics as the science of human welfare and his definition is known as the welfare definition. His book Principles of Economics is considered a highly important contribution. उन्होंने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन वेलफेयर की साइंस के रूप में देखा और उनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। उनकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को एक हाईली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अच्छा, तो स्मिथ से अलग इनका फोकस वेलफेयर पर था। बिल्कुल, मार्शल ने पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्टडी है कि लोग अपनी डेली लाइफ में इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लेते हैं जिससे उनका वेलफेयर यानी उनकी भलाई इंप्रूव हो। वेल्थ इंपॉर्टेंट है, हाँ, पर फाइनल गोल ह्यूमन वेलबींग है। और उनकी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ने तो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं।
According to Robbins' definition, what is another important feature of resources besides scarcity? तो रॉबिन्स की डेफिनेशन के अनुसार स्कैसिटी के अलावा रिसोर्सेज की एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? आइए जवाब देखते हैं। Resources are not only scarce, but also have alternative uses. For example, one can use ₹50 either to buy a pen or to watch a movie. This creates the economic problem of choice. देखिए, resources न केवल scarce होते हैं, मतलब सीमित होते हैं, बल्कि उनके alternative uses भी होते हैं। Alternative uses हाँ, जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं। अब आप उससे या तो एक पेन खरीद सकती हैं या फिर मूवी देख सकती हैं। तो ये जो चुनाव करना पड़ता है, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट करता है। अच्छा, हाँ, समझ गई। मतलब चुनाव की समस्या। बिल्कुल। लायनल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की कोर प्रॉब्लम को पिन पॉइंट किया। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कैसिटी, लेकिन उन रिसोर्सेज के मल्टीपल पॉसिबल यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। यही कॉन्फ्लिक्ट हमें चॉइसेस बनाने पर मजबूर करता है। सही। जैसे गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि टैक्स रेवेन्यू स्कूल्स पर खर्च करें या रोड्स पर। यही चॉइस अंडर स्कैसिटी इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल कोर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What does the branch of economics called microeconomics study? माइक्रोइकोनॉमिक्स नाम की इकोनॉमिक्स की ब्रांच क्या स्टडी करती है? हाँ, तो इसका जवाब है Microeconomics is the branch that studies the decisions of households and firms in allocating limited resources. Microeconomics वो ब्रांच है जो हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के डिसीजंस को स्टडी करती है। मतलब वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं। अच्छा, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करती है? हाँ, बिल्कुल। बेसिकली माइक्रोइकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के बिहेवियर को जूम करके देखती है। ये एनालाइज करती है कि एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि क्या खरीदना है, या एक फर्म कैसे डिसाइड करती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, या फिर प्राइसेस कैसे सेट होते हैं स्पेसिफिक मार्केट्स में। ये इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी है जो मिलकर पूरी इकोनॉमी बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। Which aggregate indicators do macroeconomists study to understand the functioning of the economy as a whole? तो macroeconomists पूरी इकोनॉमी के फंक्शनिंग को समझने के लिए कौन-कौन से एग्रीगेट इंडिकेटर स्टडी करते हैं? आइए जवाब देखते हैं। Macroeconomists study aggregate indicators such as gross domestic product, unemployment rate और price indices. हाँ, मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और प्राइस इंडिसेस जैसे एग्रीगेट इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं। एग्रीगेट इंडिकेटर्स मतलब बड़े पैमाने पर। सही। माइक्रो के ऑपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट की तरह देखती है, मतलब बिग पिक्चर एनालिसिस। अच्छा, ये नेशनल इनकम, जीडीपी, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जनरल प्राइस लेवल जैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, इन जैसे लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स पर फोकस करती है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे इंटरेस्ट रेट्स या टैक्सेस वो अक्सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस पर ही बेस्ड होती हैं। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What does the second fundamental question, how, of an economic organization mean? Economic organization का दूसरा fundamental question, how, का क्या मतलब होता है? इसका जवाब है how means who will produce, which resources will be used and which production techniques will be adopted. हाँ, तो how का मतलब है कि कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे और कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक्स अडॉप्ट की जाएंगी। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन के तरीके से जुड़ा सवाल। बिल्कुल, हर सोसाइटी को यह डिसाइड करना होता है कि गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस किए जाएं। इसमें चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। क्या प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव होगा, मतलब ज्यादा वर्कर्स इस्तेमाल होंगे, या कैपिटल इंटेंसिव होगा, यानी ज्यादा मशीन्स। कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे, डोमेस्टिक या इंपोर्टेड। प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी और कॉस्ट, ये सब इसी हाउ क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। इन अ मार्केट इकोनॉमी, हाउ डू फर्म्स डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस? मार्केट इकोनॉमी में फर्म्स व्हाट और हाउ प्रोड्यूस करने का डिसीजन कैसे लेती हैं? आइए जवाब देखते हैं। फर्म्स प्रोड्यूस द मोस्ट प्रॉफिटेबल गुड्स, व्हाट, यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स, हाउ। देखिए, मार्केट इकोनॉमी में, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, फर्म्स सबसे प्रॉफिटेबल गुड्स, व्हाट, प्रोड्यूस करती हैं और वो लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स, हाउ, यूज करती हैं।
तो प्रॉफिट सबसे जरूरी है। हाँ, मार्केट इकोनॉमी में डिसीजंस मोस्टली इंडिविजुअल फर्म्स और कंज्यूमर्स लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन प्रॉफिट मोटिव से ड्राइव होता है। फर्म्स वही बनाएंगी जो कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं और जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और हाउ? और हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन एफिशिएंसी से ड्राइव होता है। फर्म्स प्रोडक्शन का वो मेथड चूज करेंगी जिसमें कॉस्ट सबसे कम हो ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। इसमें प्राइस सिग्नल्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अ कमांड इकोनॉमी? कमांड इकोनॉमी की मेन फीचर्स क्या होते हैं? इसका जवाब ये है, इन अ कमांड इकोनॉमी द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, directs the operations of enterprises and decides how society's output will be distributed. हाँ, तो कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्रोडक्शन के ज्यादातर मीन्स की ओनर होती है। वही एंटरप्राइजेस के ऑपरेशंस को डायरेक्ट करती है और ये भी डिसाइड करती है कि सोसाइटी के आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अच्छा, तो ये मार्केट इकोनॉमी से बिल्कुल अलग है? बिल्कुल ऑपोजिट है। कमांड इकोनॉमी, जिसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, यहाँ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, ये सब गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। प्रोडक्शन रिसोर्सेज जैसे फैक्ट्रीज, लैंड, इन सब पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। प्रॉफिट मोटिव की जगह सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स गाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप फॉर्मर सोवियत यूनियन या करंट नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं। समझ गए। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। What is the specific relationship that exists between the market price of a good and the quantity demanded of that good, assuming all other factors remain constant? And what is the economic term for this relationship? जब सभी other factors constant हों, तो किसी good के market price और उसकी quantity demanded के बीच कौन सा specific relationship होता है? और इस relationship को economics में क्या कहा जाता है? आइए जवाब देखते हैं। This definite relationship between price and quantity bought with other things held constant is called the demand schedule or the demand curve. हाँ, तो प्राइस और क्वांटिटी बॉट के बीच ये जो डेफिनेट रिलेशनशिप है, जब अदर थिंग्स कांस्टेंट हों, उसे डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व? हाँ, ये इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। डिमांड शेड्यूल एसेंशियली एक टेबल होती है जो दिखाती है कि डिफरेंट प्राइसेस पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदने को विलिंग और एबल है, और डिमांड कर्व इसी रिलेशनशिप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें क्रूशियल अजम्पशन है सेटरस पेरिबस, जिसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को आइसोलेट करके देख रहे हैं, बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What is explained by law of demand? Law of demand क्या एक्सप्लेन करता है? इसका जवाब है, The law of demand states that when a commodity's price is raised, other things constant, buyers tend to buy less. Conversely, when the price is lowered, other things constant, quantity demanded increases. तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, अदर थिंग्स कांस्टेंट हों, ये जरूरी है, तो बायर्स कम खरीदते हैं, और कॉन्वर्सली जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। अच्छा, समझ गई। मतलब उल्टा रिश्ता है प्राइस और डिमांड में। हाँ, बिल्कुल सही। इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। जब कोई चीज़ महंगी होती है, लोग नेचुरली उसे कम खरीदते हैं या शायद उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, और जब वो सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। यही कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, जो कंज्यूमर बिहेवियर का एक की प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। What are the various factors beyond just the price of the good itself that influence and determine the market demand for commodities such as apples, petrol or computers at a given price point? किसी दिए गए प्राइस पॉइंट पर एप्पल्स, पेट्रोल या कंप्यूटर जैसी कमोडिटीज की मार्केट डिमांड को प्राइस के अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस और डिटरमिन करते हैं? आइए जवाब देखते हैं। A whole array of factors influences market demand at a given price, including average levels of income, the size of the population, prices and availability of related goods, individual and social tastes, and special influences. हाँ, तो मार्केट डिमांड को कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एवरेज इनकम लेवल, पॉपुलेशन साइज, रिलेटेड गुड्स की प्राइस और अवेलेबिलिटी, इंडिविजुअल और सोशल टेस्ट्स, और कुछ स्पेशल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ प्राइस ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइस इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ प्राइस ही डिमांड डिसाइड नहीं करता। सोचिए, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा चीजें डिमांड कर सकते हैं, है ना?
हाँ, सही बात है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे चाय और कॉफी या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार्स और पेट्रोल, इनके प्राइसेस भी इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मतलब टेस्ट्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी मेजर रोल प्ले करते हैं। इन सब फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहा जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What are Veblen goods? These are named after which economist? Veblen goods क्या होते हैं और इनका नाम किस इकोनॉमिस्ट के नाम पर रखा गया है? इसका जवाब है Veblen goods named as such by Faustin Veblen are items that become more valuable as the price rises. हाँ, वेबलिन गुड्स वो आइटम्स होते हैं जो प्राइस बढ़ने पर और ज्यादा वैल्यूएबल या डिजायरेबल हो जाते हैं। इनका नाम इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलिन के नाम पर रखा गया है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा है। हाँ बिल्कुल, ये लॉ ऑफ डिमांड का एक फैसिनेटिंग एक्सेप्शन है। वेबलिन गुड्स आमतौर पर लग्जरी आइटम्स होते हैं जिनकी डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो महंगे हैं। हाई प्राइस एक तरह से स्टेटस और एक्सक्लूसिविटी सिग्नल करता है। अच्छा, दिखावे के लिए। हाँ, इन्हें कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के लिए खरीदा जाता है, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल्स में डिजाइनर क्लोथिंग, लग्जरी कार्स, बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस शामिल हो सकते हैं। यहाँ प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होने की बजाय बढ़ जाती है। काफी दिलचस्प। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। हाउ डू नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड? नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज लॉ ऑफ डिमांड से कैसे एक्सेप्शन होते हैं? आइए जवाब देखते हैं। Necessary goods such as medicines or basic staples serve as an exception because people will continue to purchase them even if their prices rise, as the pricing of these items has no effect on their demand. हाँ, तो मेडिसिन्स या बेसिक स्टेपल्स जैसे नेसेसरी गुड्स ये भी लॉ ऑफ डिमांड से एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि लोग इनका प्राइस बढ़ने पर भी इन्हें खरीदते रहते हैं। मतलब इनका डिमांड प्राइस से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अच्छा, ये वेबलिन गुड्स से अलग तरह का एक्सेप्शन है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। बेसिक नेसेसिटीज जैसे मान लीजिए इसेंशियल मेडिसिन्स हैं या नमक है या बेसिक फूड ग्रेन्स, इनकी डिमांड प्राइस चेंजेस से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। अगर इनकी प्राइस बढ़ती भी है तो लोग इन्हें खरीदना बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। सही, तो हम कहते हैं कि इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, मतलब प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What fundamental relationship is depicted by the supply schedule or supply curve for a commodity, assuming that all other relevant factors remain constant? जब सभी अन्य relevant factors constant हो, तो किसी commodity के supply schedule या supply curve से कौन सा fundamental relationship दर्शाया जाता है? हाँ, तो इसका जवाब है The supply schedule or supply curve for a commodity shows the relationship between its market price and the amount that producers are willing to produce and sell, with other things being constant. Supply schedule या supply curve किसी commodity के market price और producers द्वारा produce और sell की जाने वाली quantity के बीच का relationship दर्शाता है जब अन्य चीजें constant हो। अच्छा, तो ये डिमांड का उल्टा है सप्लाई साइड से। बिल्कुल, ये डिमांड के काउंटरपार्ट सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है। सप्लाई शेड्यूल या कर्व दिखाता है कि डिफरेंट प्राइसेस पर प्रोड्यूसर्स कितनी क्वांटिटी मार्केट में ऑफर करने को तैयार हैं। और इसमें क्या ट्रेंड होता है? जनरली प्राइस बढ़ने पर प्रोड्यूसर्स ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि पोटेंशियल प्रॉफिट बढ़ता है। इसे लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, जो आमतौर पर पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। यहां भी सिटरस पारिबस अजम्पशन इंपॉर्टेंट है, यानी नॉन प्राइस फैक्टर्स जैसे इनपुट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी वगैरह कांस्टेंट माने जाते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 30 से अधिक वर्षों से हमने 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स को उनके JIIB, CAIB प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में मदद की है। हाँ, हमने लेटेस्ट, बेस्ट क्वालिटी और एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स और PDF कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये कंटेंट 3 चीज़ों के लिए है। 1. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, 2. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और 3. केस स्टडीज की प्रैक्टिस। और ये सब बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है, क्वालिटी पर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तो अगर आप भी इस कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट nstoschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। नाउ वी कैन डिस्कस प्रोडक्शन कॉस्ट्स के प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट्स? हाँ, तो इसका उत्तर है
प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो प्राइमरीली डिटरमिन होते हैं इनपुट्स की प्राइसेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से। प्राइसेस ऑफ इनपुट्स जैसे लेबर हो गया, एनर्जी या मशीनरी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर किसी भी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। अच्छा। तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट मुख्य रूप से इनपुट्स की प्राइसेस और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रही हैं उनसे तय होते हैं। जैसे लेबर, एनर्जी या मशीनरी, इनकी कीमतें आउटपुट की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। हाँ। एसेंशियली ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ बनाना कितना महंगा या सस्ता होगा। सोचिए अगर कच्चे तेल मतलब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। जिससे लगभग हर फिजिकल गुड की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर कोई नई बहुत एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक आ जाए तो वही सेम प्रोडक्ट कम कॉस्ट में बन सकता है। सही। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अक्सर कॉस्ट्स को नीचे लाता है। दैट मेक सेंस। तो मतलब इनपुट्स की कीमत और टेक्नोलॉजी, ये दो बड़े ड्राइवर्स हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी मार्केट में गुड्स की टोटल सप्लाई को कैसे प्रभावित करती है? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकती हैं कि अलग अलग पॉलिसीज इसका कैसे असर डालती हैं? मतलब हाउ डज गवर्नमेंट पॉलिसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स इन अ मार्केट, एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सर्ट देयर इम्पैक्ट। बिल्कुल, आइए उत्तर देखें। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो टोटल सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है कई तरीकों से। जैसे एनवायरमेंटल या हेल्थ रेगुलेशंस हो गए जो टेक्नोलॉजीज तय करते हैं, फिर टैक्सेस हैं, मिनिमम वेज लॉज हैं जो इनपुट प्राइसेस बढ़ा देती हैं, हाँ। और हाँ, ट्रेड पॉलिसीज भी। ये सब चीजें सप्लाई एस्पेक्ट्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज, इनपुट प्राइसेस और मार्केट एक्सेस इन सब को शेप करती हैं। अच्छा। फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए सरकार किसी इंडस्ट्री पर कार्बन टैक्स लगाती है तो जाहिर है प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, जिससे सप्लाई शायद कम हो सकती है। हाँ, हो सकती है। या फिर अगर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज देती है तो सप्लाई बढ़ सकती है। इंपोर्ट कोटाज या टैरिफ्स भी फॉरेन गुड्स की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट एक्शंस का सप्लाई साइड पर एकदम डायरेक्ट असर होता है। तो गवर्नमेंट के पास सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के काफी टूल्स होते हैं, रेगुलेशन से लेकर टैक्सेस और ट्रेड पॉलिसीज तक। सही। इसी सप्लाई और डिमांड के खेल से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कैसे बनती है, जिससे मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। एक्सप्लेन हाउ द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, कॉमनली नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। हाँ, तो इसका उत्तर है सप्लाई और डिमांड इंटरैक्ट करते हैं और मार्केट इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब वो प्राइस और क्वांटिटी जहां सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस जो है वो बैलेंस में होती हैं। बैलेंस में होती है। बिल्कुल, आप इसे मार्केट का एक स्वीट स्पॉट समझ सकते हैं। इस इक्विलिब्रियम प्राइस पर जितने यूनिट्स सेलर्स बेचना चाहते हैं, यानी क्वांटिटी सप्लाइड, उतने ही यूनिट्स बायर्स खरीदना चाहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा। कोई शॉर्टेज नहीं होता, मतलब बायर्स को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता, और कोई सरप्लस भी नहीं होता, मतलब सेलर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचता। मार्केट नेचुरली इसी पॉइंट की तरफ ग्रेविटेट करता है। ओके, तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां बायर्स और सेलर्स अग्री करते हैं, जहां मार्केट सेटल होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस का एक ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, और ये ऑर्डर्स की कंप्लीशन और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सेटिस्फैक्शन के बारे में क्या दर्शाता है? आइए उत्तर देखें। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस पर सभी सप्लाई और डिमांड ऑर्डर्स फुलफिल हो जाते हैं। जो ट्रेडिंग बुक्स हैं वो एक तरह से ऑर्डर्स से साफ हो जाती हैं, और बायर्स मतलब डिमांडर्स तथा सेलर्स मतलब सप्लायर्स दोनों संतुष्ट होते हैं। मार्केट क्लियरिंग प्राइस। हाँ, ये मार्केट क्लियरिंग टर्म बहुत डिस्क्रिप्टिव है ना? हाँ बिल्कुल, ये बताता है कि इस प्राइस पर मार्केट एफिशिएंटली काम कर रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं अनसोल्ड गुड्स के रूप में, और डिमांड अनमेट नहीं रह रही है। ये एक तरह का थ्योरेटिकल आइडियल है जहाँ ट्रांजैक्शंस स्मूथली होते हैं और दोनों पार्टीज को एक एक्सेप्टेबल डील मिलती है। मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ये टर्म वाकई एफिशिएंसी को दर्शाता है। सही। अब प्राइस की बात हो रही है तो बायर्स प्राइस चेंजेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड के अनुसार जब अन्य फैक्टर्स कांस्टेंट हों
तो बायर्स कमोडिटी के प्राइस में बदलाव पर कैसे रिएक्ट करते हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, how do buyers respond to changes in the price of a commodity when other factors are held constant? हाँ, तो इसका उत्तर है when the price of a commodity is raised और हाँ, other things are held constant, तो buyers tend to buy less of it. कम खरीदते हैं. Conversely, जब प्राइस को कम किया जाता है, lowered, तो quantity demanded बढ़ जाती है. अच्छा, तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है और बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं, तो बायर्स आमतौर पर उसे कम खरीदते हैं. इसके विपरीत जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. ये तो काफी कॉमन एक्सपीरियंस है. हाँ, ये इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है और काफी इंट्यूटिव भी है. जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग सोचते हैं, भाई क्या ये वर्थ है, या शायद इसका कोई चीपर सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं. हाँ, जब वही चीज सेल पर होती है या सस्ती मिलती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदने लगते हैं. थिंक अबाउट सीजनल सेल्स, कपड़ों की या फ्लाइट टिकट्स. ऑफ सीजन में प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर. राइट, द फेमस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. प्राइस ऊपर, क्वांटिटी नीचे एंड वाइस वर्सा. लेकिन प्राइस के अलावा भी तो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड या सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. जब डिमांड या सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले अंडरलाइंग फैक्टर्स प्राइस को छोड़कर बदलते हैं तो उसका फंडामेंटल परिणाम क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सिक्वेंस व्हेन द अंडरलाइंग फैक्टर्स और एलिमेंट्स अदर देन प्राइस इन्फ्लुएंसिंग आइदर डिमांड और सप्लाई एक्सपीरियंस चेंजेस? अच्छा सवाल है, आइए उत्तर देखें. When the elements underlying demand or supply change, तो इससे डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट्स आते हैं, कर्व्स शिफ्ट होते हैं और इसका नतीजा होता है मार्केट इक्विलिब्रियम के प्राइस और क्वांटिटी में बदलाव. मतलब पूरा इक्विलिब्रियम ही बदल जाता है. हाँ, बिल्कुल. जब डिमांड या सप्लाई के अंडरलाइंग एलिमेंट्स प्राइस के अलावा बदलते हैं तो इससे डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व में शिफ्ट्स आते हैं और इससे मार्केट इक्विलिब्रियम का प्राइस और क्वांटिटी बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों की एवरेज इनकम बढ़ जाती है, ये डिमांड का अंडरलाइंग फैक्टर है, तो वो नॉर्मल गुड्स की ज्यादा डिमांड करेंगे. हाँ, जिससे डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगे. या फिर मान लीजिए कॉफी बीन्स के प्रोडक्शन के लिए कोई नई बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये सप्लाई का अंडरलाइंग फैक्टर है, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा. इससे इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी. ये शिफ्ट्स मार्केट डायनामिक्स को पूरी तरह चेंज कर देते हैं. तो प्राइस चेंजेस से कर्व पर मूवमेंट होता है, लेकिन अंडरलाइंग फैक्टर्स बदलने से पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, जिससे नया इक्विलिब्रियम बनता है. समझ गया. ये सब ट्रांजैक्शंस, ये बाइंग एंड सेलिंग, ये सब पॉसिबल हो पाती हैं मनी की वजह से, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं. इंडिविजुअल गुड्स, सर्विसेज और अन्य फिजिकल एसेट्स को मनी में प्राइस किया जाता है और मनी के माध्यम से एक्सचेंज किया जाता है. ये मनी का कौन सा फंक्शन है? Individual goods and services and other physical assets are priced in terms of money and are exchanged using money. This is which function of money? This is the answer, medium of exchange. ये मनी का medium of exchange फंक्शन है. Medium of exchange. हाँ, ये शायद मनी का सबसे ऑब्वियस फंक्शन है. बिना मनी के हमें बार्टर सिस्टम पे डिपेंड करना पड़ता है, यानी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना. इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम आती है. मतलब मुझे कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता जिसके पास वो चीज़ हो जो मुझे चाहिए और साथ ही उसे वो चीज़ चाहिए हो जो मेरे पास है. हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मेकिंग ट्रांजैक्शंस इनक्रेडिबली एफिशिएंट. हाँ, बार्टर सिस्टम की इनएफिशिएंसी सोचकर ही मनी की वैल्यू समझ आती है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा मनी का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है फ्यूचर पेमेंट्स में. अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूचर रिसीट्स और पेमेंट्स को मेजर करने के लिए मनी का उपयोग होता है. ये मनी का कौन सा फंक्शन है? Money is used as an agreed measure of future receipts and payments in contracts. This is which function of money? Let us see the answer. Standard for deferred payments. जी, ये मनी का स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स फंक्शन है. स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स. जी, इसका मतलब है कि मनी हमें फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को रिलायबली मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है. जब आप लोन लेते हैं या रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं या इंस्टॉलमेंट पर कुछ खरीदते हैं, तो आप फ्यूचर में स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ मनी पे करने का प्रॉमिस करते हैं. हाँ, मनी की रिलेटिव स्टेबिलिटी के कारण ये पॉसिबल है कि हम फ्यूचर पेमेंट्स को आज की टर्म्स में डिफाइन कर सकें. स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, लोन्स, सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट सब इसी फंक्शन पर रिलाई करते हैं. बिल्कुल. अब मनी की बात कर रहे हैं तो
इकोनॉमी में कितना मनी है, इसे मेजर कैसे करते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया में उपयोग किए जाने वाले मनी सप्लाई मेजर्स के अनुसार नैरो मनी M1 की डेफिनेशन और कॉम्पोजिशन क्या है? What is the definition and composition of narrow money M1 according to the measures of money supply used in India? हाँ, तो इसका उत्तर है नैरो मनी M1 is defined as the sum of currency with the public plus demand deposits with the banking system plus other deposits with the RBI. इंडिया में नैरो मनी M1 को डिफाइन किया गया है जनता के पास जो करेंसी है प्लस बैंकिंग सिस्टम के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं, उन सब का जोड़ M1 इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI. अच्छा, नैरो क्यों कहते हैं इसे? M1 को नैरो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है, वो पैसा जो इमीडिएटली ट्रांजैक्शंस के लिए अवेलेबल है. इसमें फिजिकल कैश, नोट्स और कॉइन्स और चेकिंग अकाउंट्स, डिमांड डिपॉजिट्स का पैसा शामिल होता है जिसे आप डेबिट कार्ड या चेक से तुरंत खर्च कर सकते हैं. अच्छा, मतलब सबसे इजीली एक्सेसिबल मनी. बिल्कुल, ये इकोनॉमी की स्पेंडिंग पावर का एक की इंडिकेटर है. ओके, M1 मतलब सबसे इजीली एक्सेसिबल मनी. लेकिन मनी सप्लाई के ब्रॉडर मेजर्स भी होते हैं, है ना? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. मनी सप्लाई का ब्रॉडर मेजर M4 कैसे डिफाइंड होता है? How is the broader measure of money supply M4 defined? Let us see the answer. M4 equals M3 plus all deposits with post office savings banks excluding national saving certificates. M4 को define किया जाता है. M3 plus post office savings banks के पास जितने भी deposits हैं, हाँ, इसमें national saving certificate शामिल नहीं है. M4 equals M3 plus all deposits with post office savings banks excluding national certificates. M4 तो ये M3 से भी ज्यादा ब्रॉड है. हाँ, M4 एक बहुत ब्रॉड मेजर है. इसमें M3 शामिल होता है और M3 खुद M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स होता है और उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स डिपॉजिट्स को भी जोड़ा जाता है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भारत में काफी सिग्निफिकेंट है, खासकर रूरल एरियाज में. हाँ, बिल्कुल. तो M4 मनी सप्लाई का एक ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर देता है M1 या M3 के मुकाबले. ये दिखाता है कि फाइनेंशियल एसेट्स का दायरा सिर्फ बैंक्स तक ही लिमिटेड नहीं है. तो M1 से M3 और फिर M4 तक मनी सप्लाई के मेजर्स प्रोग्रेसिवली ब्रॉडर होते जाते हैं और लेस लिक्विड एसेट्स को इंक्लूड करते जाते हैं. अंडरस्टूड. M1 में डिमांड डिपॉजिट्स की बात हुई थी. अगला प्रश्न देखते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स में निम्नलिखित में से क्या-क्या शामिल होते हैं? करंट डिपॉजिट्स, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स की डिमांड लायबिलिटीज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट गारंटीज के मार्जिन्स और बैलेंसेस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट्स और क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट्स. Which of the following is part of demand deposits? ये सब. This is the answer. ऑल, सभी. ये सभी आइटम्स डिमांड डिपॉजिट्स का हिस्सा माने जाते हैं. सभी. अच्छा. टेक्निकली डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो डिपॉजिटर किसी भी समय बिना किसी नोटिस के विड्रॉ कर सकता है. करंट डिपॉजिट्स तो है ही. सेविंग्स अकाउंट का वो हिस्सा जो डिमांड पर विड्रॉल है, चेक, ATM से, वो भी शामिल है. इवन मार्जिन्स केप्ट फॉर LCs, गारंटीज या ओवरड्यू FDs जो मैच्योर हो चुके हैं पर विड्रॉ नहीं किए गए, कैश सर्टिफिकेट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स के बैलेंसेस, ये सब फंडामेंटली डिपॉजिटर की डिमांड पर अवेलेबल फंड्स माने जाते हैं. अच्छा. इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स की ब्रॉडर डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है. इंटरेस्टिंग. तो डिमांड डिपॉजिट टर्म काफी वाइड है, सिर्फ स्टैंडर्ड चेकिंग अकाउंट तक लिमिटेड नहीं है. ओके, अब मनी सप्लाई बनता कैसे है, इसकी सोर्सेज क्या हैं? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट के एसेट साइड से प्राप्त मनी सप्लाई M3 के मुख्य सोर्सेज क्या हैं? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई M3 एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट साइड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स बैलेंस शीट? हाँ, इसके सोर्सेज हैं. आइए उत्तर देखें. इनमें शामिल है नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर, net foreign exchange assets of the banking sector, government's currency liabilities to the public, minus net non-monetary liabilities of the banking sector. The main sources are net bank credit to the government plus bank credit to the commercial sector plus net foreign exchange assets of the banking sector plus government's currency liabilities to the public minus net non-monetary liabilities of the banking sector.
ये तो काफी टेक्निकल लिस्ट है। हाँ है। एसेंशियली ये सोर्सेस बताते हैं कि M3 मनी सप्लाई इकोनॉमी में आता कहाँ से है। जब बैंक्स सरकार को लोन देते हैं, नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, या बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, तो मनी सप्लाई बढ़ता है। हाँ, सेक्टर की नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज जैसे उनकी कैपिटल रिजर्व्स को घटाया जाता है, तो क्रेडिट क्रिएशन और फॉरेन फ्लोज ये मेन ड्राइवर्स हैं। समझ गया। कोर आइडिया ये है कि लेंडिंग सरकार को या कमर्शियल सेक्टर को और फॉरेन मनी इनफ्लो से मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, आपने M3 का जिक्र किया और पहले M1 की बात हुई। एक टर्म आता है रिजर्व मनी M0 और मनी मल्टीप्लायर। अगला प्रश्न देखते हैं। मनी मल्टीप्लायर द्वारा डिफाइंड ब्रॉड मनी M3 और रिजर्व मनी M0 के बीच क्या रिलेशनशिप है और इसे मैथमेटिकली कैसे डिराइव किया जाता है? What is the relationship between broad money M3 and reserve money M0 as defined by the money multiplier, and how is it derived mathematically? This is the answer. The money multiplier is the link between broad money M3 and reserve money M0 और इसे derive किया जाता है broad money reserve money करके, यानी M3 M0। मनी मल्टीप्लायर जो है वो ब्रॉड मनी M3 और रिजर्व मनी M0 के बीच का लिंक है। इसे मैथमेटिकली M3 को M0 से डिवाइड करके निकाला जाता है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू M3 डिवाइडेड बाय M0। अच्छा, तो ये लिंक कैसे काम करता है? देखिए, रिजर्व मनी M0 वो हाई पावर्ड मनी है जो सेंट्रल बैंक जैसे RBI क्रिएट करता है। इसमें जनता के पास करेंसी और बैंक्स के रिजर्व शामिल होते हैं। मनी मल्टीप्लायर ये दिखाता है कि M0 के हर 1 रुपए से बैंकिंग सिस्टम कितना गुना ज्यादा M3 ब्रॉड मनी जनरेट कर सकता है। कितना गुना? अच्छा, हाँ, ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के कारण होता है, जहां बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक फ्रैक्शन रिजर्व रखकर बाकी लेंड कर देते हैं और वो लोन फिर डिपॉजिट बन जाता है और प्रोसेस रिपीट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनिशियल रिजर्व मनी कई गुना बढ़ जाता है। ये मनी सप्लाई जब बढ़ता है तो अक्सर इन्फ्लेशन की बात आती है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेशन क्या होता है और ये इकोनॉमी में करेंसी की परचेजिंग पावर को कैसे प्रभावित करता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी विद इन एन इकोनॉमी? Let us see the answer. Inflation refers to a sustained rise in the general level of prices of goods and services over time. इससे परचेजिंग पावर में गिरावट आती है, जहां करेंसी की हर यूनिट कम गुड्स और सर्विसेज खरीद पाती है। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ गुड्स और सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में लगातार वृद्धि। हाँ, महंगाई। बिल्कुल, इसका सीधा असर करेंसी के परचेजिंग पावर पर पड़ता है। परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मतलब आपकी करेंसी की हर यूनिट, जैसे 1 रुपया, पहले से कम गुड्स और सर्विसेज खरीद पाती है। तो पैसे की कीमत कम हो जाती है। हाँ, बेसिकली इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को एरोड करता है। अगर इन्फ्लेशन 5% है, तो जो चीज़ आज 100 रुपए की है वो अगले साल औसतन 105 रुपए की होगी, या यूं कहें कि आज का 100 रुपया अगले साल सिर्फ 95 रुपए की परचेजिंग पावर रखेगा, रफली। ये एक साइलेंट टैक्स की तरह हो सकता है अगर इनकम प्राइसेस के साथ न बढ़े। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जिससे पैसे की कीमत घटती है। जनरली इन्फ्लेशन को नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, बट क्या इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। इन्फ्लेशन के इकोनॉमी पर क्या-क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं? What are positive effects of inflation on an economy? दिस इज द आंसर। हाँ, मॉडरेट इन्फ्लेशन के कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें इकोनॉमिक रिसेशंस में कमी और ऋण के वास्तविक स्तर को कम करके डेट रिलीफ शामिल हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स इंक्लूड अ मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशंस एंड डेट रिलीफ बाय रिड्यूसिंग द रियल लेवल ऑफ डेट। अच्छा, रिसेशन में कमी कैसे? पहला, ये इकोनॉमिक रिसेशंस को मिटिगेट करने में हेल्प कर सकता है। थोड़ी सी इन्फ्लेशन लोगों और बिजनेसेस को पैसा होल्ड करने के बजाय स्पेंड या इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में पैसे की वैल्यू कम होगी। हाँ, ये बात तो है। ये स्पेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सकती है। दूसरा, ये डेट रिलीफ प्रोवाइड करता है। अगर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है, तो इन्फ्लेशन समय के साथ उस डेट की रियल वैल्यू को कम कर देता है। अच्छा, क्योंकि आप फ्यूचर में जो पैसा चुकाए हैं उसकी परचेजिंग पावर कम होती है। बोरोवर्स के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये तो बोरोवर्स के लिए अच्छा है।
बिल्कुल। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट रहे। हाई इन्फ्लेशन बहुत डैमेजिंग हो सकता है। फ्रेंड्स, हमने इस पेपर के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए 1400 FAQs तैयार किए हैं। हाँ, और ये FAQs सिर्फ 22 आवर्स के शॉर्ट पीरियड में रिवाइज किए जा सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो इन्हीं 1400 FAQs से लिए गए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये FAQs आपको 22 आवर्स के अंदर सिलेबस रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। और अगर प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है तो इन FAQs के थ्रू रिवीजन से आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। बिल्कुल। और अगर आपने प्रिपरेशन देर से शुरू की है तब भी आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाने की पॉसिबिलिटीज है। ये FAQs नॉर्मल प्राइस पर अवेलेबल है अगर आप इनका बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो हमारी वेबसाइट nstoreschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। ओके। ये सीधा सवालों पर आते हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड हाउ डज इट अकर? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है? Okay, this is the answer. Cost push inflation is a type of inflation caused by substantial increases in the cost of production of important goods or services where no suitable alternative is available. अच्छा। हाँ, तो cost push inflation तब होता है जब कोई essential goods या services हैं, उनके production cost में मतलब लागत में भारी बढ़त हो जाए। और कोई ऑल्टरनेटिव भी ना हो। Exactly. और कोई suitable alternative available ना हो। सोचिए अगर पेट्रोल बनाने का खर्च अचानक बहुत बढ़ जाए और गाड़ी चलाने के लिए कोई दूसरी चीज न हो आसानी से अवेलेबल, तो चीजें महंगी होंगी। वो कॉस्ट पुश कर रहा है इन्फ्लेशन को। समझ गए। ठीक है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड हाउ इज इट क्लासिफाइड अमंग अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम? इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरेस्ट की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है और इसे अन्य इनकम फॉर्म्स में कैसे क्लासिफाई किया जाता है? Right. Let us see the answer. Interest is defined as a payment made by a borrower for the use of a sum of money over a specific period. It is one of the 4 types of income alongside rent, wages and profit. ओके। तो इंटरेस्ट वो पेमेंट है जो बोरोअर मतलब उधार लेने वाला एक फिक्स टाइम के लिए पैसे यूज करने के बदले में देता है। ये रेंट, वेजेस और प्रॉफिट के साथ मतलब इन चारों को मिलाकर टाइप्स ऑफ इनकम में गिना जाता है। हाँ, जैसे किराया, मजदूरी, मुनाफा और ब्याज। बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो उधार लिए पैसे को इस्तेमाल करने की कीमत, बस वही ब्याज है। ठीक है, let us go to next question. According to the classical theory of rate of interest, how is the equilibrium rate of interest determined and what is its relationship to savings and investment? मतलब क्लासिकल थ्योरी के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट का इक्विलिब्रियम कैसे तय होता है और इसका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से क्या रिलेशन है? Okay, this is the answer. According to the classical theory, the rate of interest is determined by the equilibrium of demand and supply of savings, with interest seen as a price paid for the supply of savings to meet investment demand. अच्छा, सेविंग्स की डिमांड और सप्लाई से। हाँ, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार इंटरेस्ट रेट सेविंग्स की डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से तय होता है, मतलब जहां ये दोनों बराबर होते हैं। और इंटरेस्ट को बेसिकली सेविंग्स की सप्लाई के बदले दिया गया प्राइस माना जाता है इन्वेस्टमेंट की डिमांड पूरी करने के लिए। तो मतलब जितनी बचत अवेलेबल है और जितनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए उसके बैलेंस से रेट तय होगा। एग्जैक्टली, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट। Got it. Now we can discuss next question. In the context of the classical theory, how are the supply of capital and the demand for capital each primarily regulated or determined? Classical theory के संदर्भ में कैपिटल की सप्लाई और डिमांड को कैसे रेगुलेट या डिटरमिन किया जाता है? Let us see the answer. Capital supply is regulated by thrift, savings, or time preference, while capital demand is determined by the productivity of the capital. थ्रिफ्ट मतलब बचत। हाँ, thrift यानी बचत, या फिर टाइम प्रेफरेंस मतलब लोग आज खर्च करने के मुकाबले भविष्य के लिए कितना बचाना चाहते हैं। इससे कैपिटल की सप्लाई रेगुलेट होती है और डिमांड? और कैपिटल की डिमांड तय होती है उसकी प्रोडक्टिविटी से, मतलब उस कैपिटल को लगाकर कितना रिटर्न या प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अच्छा, तो सप्लाई लोगों की बचत पर और डिमांड उस पैसे से होने वाले फायदे पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। चलिए, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
What financial condition must be met for it to be considered beneficial to borrow money for investment, considering the interest that must be paid on borrowed funds? बोरोड फंड्स पर इंटरेस्ट देने की स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बोरो करना कब लाभकारी माना जाता है? Right. This is the answer. It is beneficial to borrow money only if the marginal productivity of capital is more than the interest paid. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मतलब उस उधार लिए पैसे से होने वाली अतिरिक्त कमाई। जब कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिए जाने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा हो तभी पैसा बोरो करना फायदेमंद है। अच्छा, मतलब रिटर्न ज्यादा हो इंटरेस्ट कॉस्ट से। हाँ, उदाहरण के लिए अगर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न 10% मिल रहा है और ब्याज 8% देना पड़ रहा है तो बोरो करना फायदे का सौदा है, वरना नहीं। ठीक है, समझ आ गया। Now we can discuss next question. What is slope of capital demand curve or investment schedule and what its downward slope signifies? Capital demand curve या investment schedule की slope क्या होती है और इसका downward slope क्या दर्शाता है? Let us see the answer. The capital demand curve or investment schedule slopes downward to the right, indicating that as interest rates rise, the demand for capital declines. Downward slope मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ। हाँ, दाहिनी तरफ नीचे की ओर। कैपिटल डिमांड कर्व नीचे की ओर ढलान लिए होता है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कैपिटल की डिमांड घटती है। अच्छा, ये तो लॉजिकल है। ब्याज महंगा होगा तो लोग कम उधार लेंगे निवेश के लिए। बिल्कुल, इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और कैपिटल डिमांड के बीच। Okay, let us go to next question. How does the rate of interest influence saving behavior? And what is the nature of the relationship between saving and interest elasticity? Interest rate saving behavior को कैसे प्रभावित करता है और saving तथा interest elasticity के बीच क्या संबंध होता है? This is the answer. Saving is interest elastic, meaning the rate of interest and saving have a positive relation. Interest elastic. इसका मतलब है कि सेविंग इंटरेस्ट रेट के प्रति रिस्पॉन्सिव है, सेविंग इलास्टिक होता है, यानी इंटरेस्ट रेट और सेविंग के बीच पॉजिटिव संबंध होता है। आमतौर पर जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोगों को बचत करने का ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलेगा। हाँ, क्योंकि उन्हें अपनी सेविंग्स पर बेहतर रिटर्न मिलता है, तो वो ज्यादा बचत करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। Now we can discuss next question. What was Keynes' primary new perspective on the rate of interest, as presented in his book, The General Theory of Employment, Interest and Money? Keynes ने अपनी किताब The General Theory of Employment, Interest and Money में इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या नया नजरिया पेश किया? Right. Let us see the answer. J.M. Keynes viewed the rate of interest as a purely monetary phenomenon determined by the demand for money and supply of money, a theory known as liquidity preference theory. Purely monetary phenomenon. क्लासिकल थ्योरी से अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। केन्स ने इंटरेस्ट रेट को एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन माना, मतलब ये पैसे से जुड़ा मामला है, ये मनी की डिमांड और सप्लाई से तय होता है। अच्छा, इसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहा जाता है। क्लासिकल थ्योरी का फोकस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर था। केन्स ने कहा कि नहीं, ब्याज दर असल में पैसा तरल रूप में मतलब कैश में रखने की इच्छा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और कितनी मनी सप्लाई है इस पर डिपेंड करती है। ये काफी अलग पर्सपेक्टिव है। ओके, let us go to next question. How does a higher nominal rate of interest generally affect the demand for money for speculative purposes? And why is this the case in terms of opportunity cost? हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए मनी की डिमांड को कैसे प्रभावित करता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिहाज से ऐसा क्यों होता है? दिस इज द आंसर। अ हायर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट lowers the demand for money for speculative motive because it implies a higher opportunity cost for holding money. Bond holdings would earn more income. अच्छा, तो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोग स्पेक्युलेटिव पर्पसेस के लिए कम पैसा रखना चाहेंगे। हाँ, हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए मनी की डिमांड को घटा देता है। स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब भविष्य में ब्याज दरें गिरने की उम्मीद में या किसी बेहतर अवसर के इंतजार में पैसा कैश में रखना। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो मनी होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाता है, मतलब कैश रखने का नुकसान ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि उस पैसे को कहीं और, जैसे बॉन्ड्स में, इन्वेस्ट करके ज्यादा इनकम कमाई जा सकती थी। सही बात है। कैश रखने के बजाय बॉन्ड्स ज्यादा कमा कर देंगे उस समय। एग्जैक्टली। ठीक है। Now we can discuss next question. What are the three distinct motives identified by Keynes in the general theory for individuals and businesses to hold cash balances? Keynes ने the general theory में individuals और businesses द्वारा cash balances hold करने के कौन-कौन से 3 motives बताए? Let us see the answer. Keynes distinguishes 3 motives for holding cash. A. Transaction motive. B. Precautionary motive. And C. Speculative motive. Transaction, precautionary and speculative. हाँ, केन्स के अनुसार कैश होल्ड करने के ये 3 मेन मोटिव्स हैं। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब रोजमर्रा के लेन देन के लिए, जैसे कुछ खरीदना है, बिल देना है। दूसरा, प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी अचानक आने वाली जरूरतों या किसी इमरजेंसी के लिए एक तरह से बैकअप रखना। और तीसरा, स्पेक्युलेटिव मोटिव। हाँ, तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव, मतलब भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स गिरने पर बॉन्ड्स खरीदने या किसी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कैश रखना, जिसकी हमने अभी बात की थी। ठीक है, ये 3 मोटिव्स है कैश रखने के। चलिए, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस साइकिल? What is its another name and what does it entail regarding economic activity and production over a period of time? Business cycle की मूल परिभाषा क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? और ये समय के साथ economic activity और production में क्या दर्शाता है? This is the answer. The term business cycle, also called economic cycle, refers to economy-wide fluctuations in production or economic activity over several months or years. Business cycle या economic cycle? हाँ, एक ही बात है। इसका मतलब है प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी में पूरी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होना, और ये उतार चढ़ाव कुछ महीनों या सालों तक चलते हैं। तो ये इकोनॉमी का एक तरह से नेचुरल अप डाउन है। हाँ, कह सकते हैं। इकोनॉमी का नेचुरल रिदम है, जिसमें कभी ग्रोथ तेज होती है, कभी धीमी पड़ जाती है, या कभी-कभी नेगेटिव भी हो जाती है। Okay, now we can discuss next question. To what extent do business cycles impact the broader economy and individual businesses? Business cycles पूरे economy और individual businesses को किस हद तक प्रभावित करते हैं? Let us see the answer. The business cycles influence business decisions and affect not only the economy in general, but each individual business firm. अच्छा, मतलब सिर्फ पूरी इकोनॉमी पर नहीं, हर एक बिजनेस पर असर डालते हैं। बिल्कुल। बिजनेस साइकिल्स न केवल पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, बल्कि हर इंडिविजुअल बिजनेस फर्म के डिसीजंस को भी अफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम, जैसे बूम कहते हैं, कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, नए लोगों को रखती हैं, ऑप्टिमिज्म होता है। लेकिन रिसेशन के दौरान जब इकोनॉमी स्लो होती है, तो वे कॉस्ट कम करती हैं, लोगों को नौकरी से निकाल सकती हैं, मतलब ले ऑफ्स करती हैं। तो ये साइकिल सभी पर असर डालता है। हाँ, ये तो है। Let us go to next question. What is meant by the recurring nature of cyclical fluctuations in a business cycle? Business cycle में cyclical fluctuations के recurring nature का क्या मतलब होता है? This is the answer. Cyclical fluctuations are recurring in nature, meaning the various phases are repeated, where a boom is followed by depression and the depression again is followed by boom. Recurring मतलब बार-बार होने वाला। हाँ, बिल्कुल। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस बार-बार होते हैं। इसका मतलब है कि जो विभिन्न फेजेस हैं, जैसे बूम यानी तेजी और डिप्रेशन यानी मंदी, वो दोहराए जाते हैं। तो एक पैटर्न होता है। हाँ, एक पैटर्न होता है। बूम के बाद डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन के बाद फिर से बूम आता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर साइकिल की लेंथ, मतलब वो कितना लंबा चलेगा, और उसकी इंटेंसिटी, मतलब वो कितना गहरा होगा, वो अलग-अलग हो सकती है, पर पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, now we can discuss next question. During the boom phase of a business cycle, what generally happens to production capacity utilization, product pricing, and the resulting profit levels for businesses? Business cycle के boom phase में production capacity utilization, product pricing और profit levels में क्या होता है? Let us see the answer. During the boom phase, production capacity is fully utilized and also products fetch an above normal price, which gives higher profit. तो boom phase में सब अच्छा होता है businesses के लिए? हाँ, आम अंतर बूम फेज यानी तेजी के दौर में प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरी तरह से उपयोग होता है,
फैक्ट्रीज पूरी क्षमता से चलती हैं, डिमांड स्ट्रांग होने के कारण प्रोडक्ट्स को सामान्य से ज्यादा प्राइस मिलता है। और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। हाँ, जिससे बिजनेसेस को हायर प्रॉफिट होता है। इस फेज में आमतौर पर ऑप्टिमिज्म का माहौल होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने चरम पर होती है। समझ गई। Okay, let us go to next question. During a recession, what drastic measures might a businessman take? Recession के दौरान businessman कौन सी drastic कदम उठा सकता है? This is the answer. A businessman even cuts down the existing business and workers are retrenched. Recession में हालात उलट जाते हैं। हाँ, काफी हद तक। रिसेशन यानी मंदी के दौरान डिमांड कम हो जाती है, प्रॉफिट्स गिरने लगते हैं। ऐसे में बिजनेसमैन अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस को भी घटा सकता है और वर्कर्स को निकाल भी सकता है। हाँ, वर्कर्स को रिट्रेंच कर सकता है, यानी नौकरी से निकाल सकता है। ये सर्वाइवल के लिए उठाए गए कठोर कदम होते हैं ताकि कंपनी उस मुश्किल दौर से निकल सके। हाँ, ये मुश्किल फैसले होते होंगे। तो ये थे मुद्रास्फीति, ब्याज और व्यापार चक्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू। हाँ, काफी अमाउंट। फ्रेंड्स, पिछले 30 से अधिक वर्षों से हमने 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स को उनके JIIB, CAIB प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में मदद की है। हाँ, हमने लेटेस्ट, बेस्ट क्वालिटी और एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स और PDF कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये कंटेंट 3 चीज़ों के लिए है। 1. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, 2. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और 3. केस स्टडीज की प्रैक्टिस। और ये सब बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है, क्वालिटी पर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तो अगर आप भी इस कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट nstoschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट। ओके, हम इकोनॉमिक साइकिल्स और मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेट्स जंप राइट इनटू द क्वेश्चंस। पहला सवाल डिप्रेशन फेज के बारे में है। व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिप्रेशन फेज? डिप्रेशन फेज की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Interesting question. Let's see the answer. Underemployment of both men and materials is a characteristic of this phase, and general demand falls faster than production. तो देखिए, इस फेज की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग भी हैं काम करने को तैयार और मटेरियल्स या मशीन्स भी हैं, लेकिन उनका पूरा यूज नहीं हो रहा। राइट, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जो जनरल डिमांड है लोगों की खरीदने की शक्ति, वो प्रोडक्शन से भी ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। एक तरह का विशियस साइकिल बन जाता है। डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन कम तो जॉब्स कम तो डिमांड और कम। गॉट इट। काफी चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है। ऐसे में प्रोडक्शन हाउसेस सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं वर्कफोर्स के साथ? नाउ यू कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। In an effort to sustain operations during challenging economic times, what specific measures do production houses often implement regarding their workforce? इकोनॉमिक संकट के समय ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस अक्सर अपने वर्कफोर्स को लेकर क्या स्पेसिफिक मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं? Let us see the answer. To keep the business running, production houses resort to forced labor cuts or retrenchment to reduce production costs and remain competitive. हाँ, ये unfortunately होता है। बिजनेस को चलाए रखने के लिए कंपनीज को कॉस्ट्स कट करनी पड़ती हैं और इसमें अक्सर फोर्स लेबर कट्स यानी रिट्रेंचमेंट का सहारा लेना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम हो सकें। बिल्कुल, और वो मार्केट में कंपेटिटिव बने रह सकें। अब देखिए, ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो सकता है कंपनी को बचाने के लिए, लेकिन इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर, एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। ये एक बहुत ही टफ कॉल होता है बिजनेसेस के लिए। Let's go to next question. During the recovery phase, what initial signs are observed in economic activity, investment, employment and output? Recovery phase के दौरान economic activity, investment, employment और output में कौन से initial signs देखे जाते हैं? This is the answer. The economic activity now starts picking up. Investment picks up, and employment and output slowly and steadily begin to rise. देखिए, रिकवरी के साइंस यूजुअली ग्रेजुअल होते हैं। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होता है। शायद कुछ सेक्टर्स पहले रिकवर करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का क्या? इन्वेस्टमेंट भी पिकअप करता है। कंपनीज फ्यूचर को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होती हैं, नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती हैं और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट वो भी धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ने लगते हैं। ये सब साइंस हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है।
कॉन्फिडेंस लौटना क्रूशियल है। अच्छा, अब इन साइकिल्स को मैनेज करने में सेंट्रल बैंक्स का रोल इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है एग्जैक्टली? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया एंड व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स थ्रू दिस पॉलिसी? इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इस पॉलिसी के माध्यम से किन की एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है? लेट अस सी द आंसर। In India, monetary policy is the tool by which RBI regulates the supply of money, availability of money, and the cost of money, aiming to achieve economic growth and stability. तो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का एक मेजर टूल है। इससे आरबीआई 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में, पैसा कितना इजीली अवेलेबल है यानी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, और तीसरा कॉस्ट ऑफ मनी यानी इंटरेस्ट रेट्स। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और साथ में स्टेबिलिटी भी बनी रहे, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है हमेशा, ग्रोथ और स्टेबिलिटी, अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। समझ गया। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पॉलिसी अप्रोचेस होते होंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट इकोनॉमिक सिनेरियोज आर एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज टिपिकली यूटिलाइज्ड and how do they influence interest rates to achieve their respective goals? Expansionary और contractionary monetary policies आमतौर पर किन economic scenarios में utilize की जाती हैं और वे अपने respective goals को achieve करने के लिए interest rates को कैसे influence करते हैं? This is the answer. Expansionary policy is traditionally employed to combat unemployment during a recession by lowering interest rates. Conversely, contractionary policy involves raising interest rates to combat inflation. हाँ, ये 2 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। जब इकोनॉमी सुस्त होती है, रिसेशन जैसा माहौल होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है, स्लो डाउन के टाइम, बिल्कुल, तब आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाते हैं, इसे बोरोइंग सस्ती होती है, लोग और बिजनेसेस ज्यादा लोन लेकर स्पेंड या इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिविटी बढ़ती है। और कंट्रैक्शनरी? वो इसका उल्टा है। जब इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो, इन्फ्लेशन का डर हो, तब आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं ताकि बोरोइंग महंगी हो, स्पेंडिंग थोड़ी कम हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। जैसे इकोनॉमी का टेम्परेचर एडजस्ट करना। गॉट इट। इंटरेस्ट रेट्स एक की टूल हैं। आपने बैंक रेट का जिक्र किया था पहले, इनडायरेक्टली। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। In general terms, what is bank rate and what is another term for the bank rate? सामान्य शब्दों में बैंक रेट क्या है और बैंक रेट का दूसरा टर्म क्या है? Okay, let us see the answer. The bank rate is also known as the discount rate. It is the interest rate at which the RBI is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers. हाँ, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। टेक्निकली ये वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज या दूसरे कमर्शियल पेपर्स को खरीदने या रीडिस्काउंट करने को तैयार रहता है। एक्चुअली आजकल पॉलिसी सिग्नलिंग के लिए रेपो रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन बैंक रेट अभी भी कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट्स में जैसे पीनल रेट के तौर पर यूज होता है। हिस्टोरिकली ये एक की बेंचमार्क था। इंटरेस्टिंग। रीपो रेट पर आएंगे। एक और फैसिलिटी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या एमएसएफ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ एंड व्हाट टाइप ऑफ बोरोइंग डज इट अलाउ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू अंडरटेक फ्रॉम द आरबीआई? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ क्या है और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से किस प्रकार की बोरोइंग करने की अनुमति देता है? This is the answer. The Marginal Standing Facility (MSF) is a mechanism allowing scheduled commercial banks to borrow additional overnight money from the RBI by utilizing their SLR portfolio. MSF basically एक special window है scheduled commercial banks के लिए, अगर उन्हें अचानक ओवरनाइट पैसों की जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी में। हाँ बिल्कुल, तो वो अपनी SLR पोर्टफोलियो में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको यूज करके आरबीआई से एडिशनल पैसा बोरो कर सकते हैं, सिर्फ एक रात के लिए, ओवरनाइट। इसका रेट यूजुअली रिपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए ये रूटीन बोरोइंग के लिए नहीं है, एक सेफ्टी वैल्व की तरह है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। सेफ्टी वैल्व, राइट। अच्छा,
बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर पर आते हाँ। हैं, इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्यों कहते हैं? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम रिफर्ड टू एज अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर बैंक्स इन दिस सिस्टम? हाँ। वर्तमान बैंकिंग सिस्टम को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है और इस सिस्टम में बैंक्स के लिए अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? Let us see the answer. The present banking system is called a fractional reserve banking system because banks are required to keep only a fraction of their deposit liabilities as liquid cash with the central bank to ensure safety and liquidity of deposits. इसको fractional reserve इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक्स को अपने total deposits का सिर्फ एक फ्रैक्शन, एक छोटा हिस्सा ही रिजर्व के तौर पर रखना होता है, या तो अपने पास कैश में या सेंट्रल बैंक के पास, सिर्फ एक फ्रैक्शन, क्यों? ताकि डिपॉजिटर्स की सेफ्टी और लिक्विडिटी बनी रहे। अगर लोग पैसा निकालने आए तो बैंक दे पाए। लेकिन इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो बाकी पैसा है, जो कि मेजर पोर्शन होता है, उसे बैंक्स लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं और इसी से क्रेडिट क्रिएशन होता है इकोनॉमी में। यही इस सिस्टम का अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। क्रेडिट क्रिएशन, राइट? आपने रिजर्व की बात की, एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए कैसे यूज करता है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, यूटिलाइज द कैश रिजर्व रेशियो CRR एज अ टूल टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मैनेज मनी सप्लाई व्हेन इट परसीव्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स महसूस होते हैं तो वो कैश रिजर्व रेशियो CRR को क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई मैनेज करने के लिए एक टूल के रूप में कैसे यूटिलाइज करते हैं? This is the answer. When the RBI identifies an increase in money supply causing inflationary pressure, it can increase the CRR, thereby reducing the funds available for banks to lend and consequently decreasing the money supply and inflation. देखिए, CRR वो परसेंटेज है डिपॉजिट्स का जो बैंक्स को कंपल्सरीली RBI के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। इस पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मान लीजिए 4% से 4.5% कर दिया। इससे क्या होगा? बैंक्स को ज्यादा कैश RBI के पास रखना पड़ेगा। उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। लेंडिंग कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। और जब लेंडिंग कम होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन पर प्रेशर कम होगा। ये एक डायरेक्ट टूल है लिक्विडिटी कंट्रोल का। ठीक है, एक और रिजर्व रेशियो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR और SLR में जो एसेट्स मेंटेन करने हैं उनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन द टाइप ऑफ एसेट्स दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉर कैश रिजर्व रेशियो CRR वर्सेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR? कैश रिजर्व रेशियो CRR बनाम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के लिए बैंक्स को किस प्रकार के एसेट्स मेंटेन करने की आवश्यकता होती है? इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? Let us see the answer. CRR is the amount banks must park with the central bank in the form of cash, whereas SLR is the amount banks are required to maintain as liquid assets, such as cash, gold, and approved securities. हाँ, ये की डिफरेंस है। CRR में तो सिर्फ कैश ही रखना है और वो भी RBI के पास। No flexibility there, right? जबकि SLR में बैंक्स को अपने पास लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने होते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। वो कैश रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं या फिर RBI अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं। और इन SLR एसेट्स पर बैंक्स को रिटर्न भी मिलता है, अनलाइक CRR। अच्छा, तो SLR में ऑप्शन ज्यादा हैं और रिटर्न भी है। गॉट इट। एक नया टूल है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF and how does it enable the RBI to manage liquidity in the economy without providing collateral? Standing deposit facility क्या है और ये RBI को collateral प्रदान किए बिना इकोनॉमी में लिक्विडिटी मैनेज करने में कैसे सक्षम बनाता है? This is the answer. SDF allows the RBI to absorb excess cash from the economy by sucking liquidity from commercial banks without giving government securities in return to the lenders. SDF एक important tool है, relatively नया है। इसके थ्रू RBI बैंकिंग सिस्टम से excess liquidity को absorb कर सकता है। मतलब बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा ओवरनाइट बेसिस पर RBI के पास डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये रिवर्स रेपो जैसा हुआ? उसके जैसा है, लेकिन एक बड़ा फर्क है।
SDF में जब RBI पैसा लेता है बैंक से तो उसे बदले में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल के तौर पर नहीं देनी पड़ती, रिवर्स रेपो में देनी पड़ती थी। इससे RBI को लिक्विडिटी मैनेज करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिना अपनी GSEC होल्डिंग्स को इफेक्ट किए। ये इफेक्टिवली ओवरनाइट रेट्स का फ्लोर सेट करता है। बिना कोलैटरल के। ये इंटरेस्टिंग है। अब इस SDF से रिलेटेड एक स्पेसिफिक पॉइंट, जो पैसा बैंक्स SDF में रखते हैं, क्या वो उनके CRR और SLR रिक्वायरमेंट्स में काउंट होता है? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the eligibility criteria for deposits under the Standing Deposit Facility SDF concerning CRR and SLR maintenance? CRR और SLR मेंटेनेंस के संबंध में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF के तहत डिपॉजिट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं? Let us see the answer. Deposits under the SDF are not eligible for CRR maintenance under Section 42 of the RBI Act 1934, but they are eligible assets for SLR maintenance under Section 24 of the Banking Regulation Act 1949. हाँ, इसमें एक टेक्निकल रूल है. जो पैसा बैंक्स SDF के अंडर RBI के पास डिपॉजिट करते हैं, वो उनकी कैश रिजर्व रेशियो CRR रिक्वायरमेंट के लिए काउंट नहीं होगा. RBI एक्ट का सेक्शन 42 ये अलाउ नहीं करता. ओके, CRR में नहीं, लेकिन वही पैसा उनकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबल है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 24 इसकी परमिशन देता है। तो बैंक्स SDF डिपॉजिट्स को SLR में गिन सकते हैं पर CRR में नहीं। ये उनके रिजर्व मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। गॉट इट. एलिजिबल फॉर SLR, नॉट फॉर CRR. क्लियर है. अब लोन प्राइसिंग पर आते हैं. RBI ने एक्सटर्नल बेंचमार्क्स रेकमेंड किए हैं फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए. वो कौन से हैं? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are some of the key external benchmarks recommended by the RBI for banks to link their floating rate loans? बैंक्स को अपने फ्लोटिंग रेट लोन्स को लिंक करने के लिए RBI द्वारा रेकमेंड किए गए कुछ की एक्सटर्नल बेंचमार्क्स क्या हैं? This is the answer. The recommended benchmarks include the Reserve Bank of India policy repo rate, the Government of India 3 months Treasury bill yield, and the Government of India 6 months Treasury bill yield, all published by FBIL. हाँ, RBI ने ये मैंडेटरी किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन बेटर हो। कुछ की बेंचमार्क्स जो रेकमेंड किए गए हैं वो है RBI का पॉलिसी रीपो रेट, सबसे कॉमन वाला. हाँ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल का यील्ड और 6 मंथ्स ट्रेजरी बिल का यील्ड भी। ये यील्ड्स फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी FBIL पब्लिश करता है। इससे बोरोअर्स को फायदा ये होता है कि जब बेंचमार्क रेट चेंज होता है तो उनके लोन का इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली जल्दी एडजस्ट होता है। बेटर ट्रांसमिशन सही है. एक और स्कीम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS. ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे काम करती है? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS ऑपरेट टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS फाइनेंशियल सिस्टम से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे ऑपरेट करता है? Let us see the answer. Under the MSS, the government issues existing instruments like treasury bills and/or dated securities through auctions to absorb liquidity from the system beyond its normal borrowing requirements. MSS तब यूज होता है जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, अक्सर लार्ज कैपिटल इनफ्लोज के कारण। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के साथ मिलकर अपनी नॉर्मल बोरोइंग से हटकर स्पेसिफिकली लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने के लिए ट्रेजरी बिल्स या डेटेड सिक्योरिटीज इशू करती है ऑक्शंस के थ्रू। नॉर्मल बोरोइंग से अलग? हाँ, बैंक्स ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो उनका पैसा सिस्टम से निकलकर गवर्नमेंट के पास एक अलग MSS अकाउंट में चला जाता है। इससे एक्सेस लिक्विडिटी स्टेरिलाइज हो जाती है। ये पैसा गवर्नमेंट की रेगुलर स्पेंडिंग के लिए यूज नहीं होता। ओके, स्ट्रिक्टली फॉर स्टेरिलाइजेशन, समझ गया। फाइनली रीपो रेट पर वापस आते हैं। आपने कहा था ये की पॉलिसी रेट है। अब RBI इसको बैंक्स की बोरोइंग कॉस्ट इन्फ्लुएंस करने के लिए कैसे यूज करता है? लेट्स गो टू द फाइनल क्वेश्चन इन दिस सेट. हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI यूज द रीपो रेट टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रीपो रेट का उपयोग बैंक्स के बोरोइंग कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैसे करता है? This is the answer. The RBI uses the repo rate to regulate borrowing costs. It increases the repo rate to make borrowing more expensive for banks and reduces it to make borrowing cheaper.
रिपो रेट यानी रीपर्चेज रेट अब आरबीआई का मेन सिग्नलिंग टूल है। ये वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट पैसा बोरो करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलैटरल रखकर। तो सिंपल है, जब आरबीआई रिपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए आरबीआई से फंड लेना महंगा हो जाता है। तो आगे भी लोन महंगा देंगे। एग्जैक्टली। और जब आरबीआई रिपो रेट कम करता है तो बैंक्स के लिए बोरोइंग सस्ती हो जाती है और आइडियली वो ये बेनिफिट आगे बोरोवर्स को पास ऑन करते हैं लोन सस्ते करके। इस तरह रिपो रेट सीधे बैंक्स की फंडिंग कॉस्ट को और उसके थ्रू पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये शॉर्ट टर्म रेट्स का एंकर है। फ्रेंड्स, हमने इस पेपर के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए 1400 FAQs तैयार किए हैं। हाँ, और ये FAQs सिर्फ 22 आवर्स के शॉर्ट पीरियड में रिवाइज किए जा सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो इन्हीं 1400 FAQs से लिए गए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये FAQs आपको 22 आवर्स के अंदर सिलेबस रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। और अगर प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है तो इन FAQs के थ्रू रिवीजन से आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। बिल्कुल। और अगर आपने प्रिपरेशन देर से शुरू की है तब भी आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाने की पॉसिबिलिटीज है। ये FAQs नॉर्मल प्राइस पर अवेलेबल है अगर आप इनका बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो हमारी वेबसाइट nstoreschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। ओके, आइए प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 61. When was tri-party repo introduced in India and what happened to the CBLO system as a result? इंडिया में ट्राई-पार्टी रिपो कब इंट्रोड्यूस हुआ और इसके परिणाम स्वरूप CBLO सिस्टम का क्या हुआ? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 61. Tri-party repo was introduced on November 5, 2018 and CBLO was phased down with all its members and participants transferred to the TRIP segment through registration with CCIL. तो ट्राई-पार्टी रिपो 5 नवंबर 2018 को इंट्रोड्यूस हुआ और इसके बाद CBLO जो पहले था उसको फेज डाउन कर दिया गया। अच्छा, फेज डाउन मतलब धीरे धीरे बंद? हाँ बिल्कुल। और उसके जितने भी मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स थे उनको CCIL के थ्रू ट्रेप सेगमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। एसेंशियली ये एक फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने का एक स्टेप था। एक पुराने सिस्टम को फेज आउट करके एक नया ज्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म लाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 62. What is the reverse repo rate and when does the RBI typically use this tool in the banking system? ये रिवर्स रिपो रेट क्या होता है और RBI इसे बैंकिंग सिस्टम में कब यूज करता है? ये रहा इसका उत्तर। आंसर 62. The reverse repo rate is the rate at which banks park their short-term excess liquidity with the RBI. The RBI uses this tool when it senses too much money floating in the banking system. Now it is replaced by SDF. तो रिवर्स रिपो रेट वो दर है जिस पर बैंक्स अपनी शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी RBI के पास मतलब रखते हैं। ओके, जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। एग्जैक्टली। और RBI इसे तब यूज करता है जब सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो, मतलब बहुत पैसा फ्लोट कर रहा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसे SDF ने रिप्लेस कर दिया है। SDF मतलब? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये RBI का लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल ही है एक्सेस फंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, पर अब SDF इसका कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन 63. When was the Liquidity Adjustment Facility (LAF) introduced in India and based on whose recommendations was it implemented? इंडिया में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF ये कब इंट्रोड्यूस हुआ और किसकी रिकमेंडेशंस पर इसे लागू किया गया था? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 63. The Liquidity Adjustment Facility (LAF) was introduced as part of the financial sector reforms in 1998, based on the recommendations of the Committee on Banking Sector Reforms, Narasimham Committee 2. LAF को 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का एक हिस्सा था। अच्छा, 98 में? हाँ, और ये हुआ था नरसिम्हम कमिटी 2 की रिकमेंडेशंस के आधार पर। ये रिफॉर्म बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को और रोबस्ट बनाने और RBI को लिक्विडिटी मैनेज करने के बेहतर टूल्स देने के लिए इम्पोर्टेंट था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 64. What is considered the primary objective of monetary policy in India according to the stated goals? इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
मतलब मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है घोषित लक्ष्यों के अनुसार? ये रहा इसका उत्तर। आंसर 64. The primary objective of monetary policy in India is to maintain price stability while also keeping in mind the objective of economic growth. तो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना। Price stability मतलब inflation control. हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लक्ष्य को भी ध्यान में रखना होता है। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना प्रायोरिटी है, लेकिन ग्रोथ को सैक्रिफाइस किए बिना। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन 65. What is the silent or blackout period observed by Monetary Policy Committee यानी MPC members and what restrictions does it entail? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC के सदस्य ये साइलेंट या ब्लैकआउट पीरियड कब ऑब्जर्व करते हैं और इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 65. A silent or blackout period is observed by MPC members 7 days before and 7 days after the policy announcement. During this time, members avoid public comments on monetary policy issues except through the MPC resolution and the governor's press statement. हाँ, तो MPC सदस्य पॉलिसी अनाउंसमेंट से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद एक साइलेंट या ब्लैकआउट पीरियड ऑब्जर्व करते हैं। 7 दिन पहले और बाद में। ओके। जी, इस दौरान मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी पर कोई पब्लिक कमेंट नहीं करते सिवाय 2 चीजों के, एक तो MPC रेजोल्यूशन और दूसरा गवर्नर का प्रेस स्टेटमेंट। ये पीरियड एक्चुअली मार्केट स्पेक्यूलेशन को रोकने और पॉलिसी कम्युनिकेशन की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 66. Under what specific circumstances would the Reserve Bank of India (RBI) be considered to have failed in achieving the inflation target as defined for the Monetary Policy Committee (MPC)? वो कौन सी specific circumstances हैं जिनमें RBI को मतलब MPC के लिए जो इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन किया गया है उसे अचीव करने में फेल्ड माना जाएगा? ये रहा इसका उत्तर। Answer 66. Failure to achieve the inflation target occurs if the average inflation is more than the upper tolerance level for any 3 consecutive quarters, or if the average inflation is less than the lower tolerance level for any 3 consecutive quarters. Failure तब माना जाता है अगर average inflation लगातार 3 quarters तक upper tolerance level से ज़्यादा रहे। अपर टॉलरेंस लेवल मतलब 6%। हाँ, करंटली जो 4% ± 2% का बैंड है तो 6% से ऊपर, या फिर अगर एवरेज इन्फ्लेशन लगातार 3 क्वार्टर्स तक लोअर टॉलरेंस लेवल यानी 2% से कम रहे। ये एक क्लियर डेफिनेशन है अकाउंटेबिलिटी के लिए, मतलब कब RBI को ऑफिशियली टारगेट मिस करने वाला माना जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन 67. What is the system of national accounts (SNA) and what does it encompass as a framework for collecting and presenting economic data? ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA क्या है और ये इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट और प्रेजेंट करने के फ्रेमवर्क के तौर पर क्या-क्या कवर करता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 67. The system of national accounts (SNA) is a coherent, logical, consistent and integrated collection of macroeconomic accounts, balance sheets and tables based on internationally agreed concepts, definitions, classifications and accounting principles. तो SNA बेसिकली एक कोहेरेंट, कंसिस्टेंट और इंटीग्रेटेड कलेक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स और टेबल्स का। ओके, और ये इंटरनेशनली अग्रीड कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। बेसिकली ये इकोनॉमी की हेल्थ मेजर करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज है ताकि कंपैरिजंस पॉसिबल हो सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 68. How has the measurement of the headline growth rate changed according to the SNA 2008 framework and what was the previous method of assessment before this revision? SNA 2008 framework के अनुसार हेडलाइन ग्रोथ रेट की मेजरमेंट कैसे चेंज हुई है और इस रिवीजन से पहले असेसमेंट का मेथड क्या था? ये रहा इसका उत्तर। आंसर 68. The headline growth rate is now measured by GDP at constant market prices, referred to as GDP, a change from the previous assessment based on GDP growth rate at factor cost and constant prices. हेडलाइन ग्रोथ रेट अब मेजर होता है
जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस से, जिसे जीडीपी कहा जाता है। अच्छा, मार्केट प्राइसेस पर। हाँ, पहले क्या था? हाँ, पहले असेसमेंट होता था जीडीपी ग्रोथ रेट एट फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइसेस पर। ये चेंज मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइनमेंट के लिए किया गया। मार्केट प्राइसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन 69, What is the formula for calculating GDP using the expenditure method, and what specific components does it include that contribute to the total expenditure in an economy? GDP कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, और इसमें कौन-कौन से स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जो इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 69. The expenditure method calculates GDP as consumption plus gross investment plus government spending plus exports minus imports. Represented by the formula, GDP is C plus I plus G plus X minus M. हाँ, expenditure method से GDP calculate होता है consumption plus gross investment plus government spending plus exports minus imports. Formula है GDP is C plus I plus G plus X minus M. CIGXM मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। Correct. C है consumption, I है gross investment, G है government spending और X minus M है net exports, मतलब exports minus imports. ये फॉर्मूला दिखाता है कि इकोनॉमी में कुल खर्चा कहाँ से आता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Question 70. What specific types of income are included under the category of property income when calculating GDP using the income approach? Income approach से GDP calculate करते समय property income category में कौन-कौन से specific types of income include होते हैं? ये रहा इसका उत्तर। आंसर 70. Property income constitutes corporate profits, proprietors' incomes, interests and rents. Property income में corporate profits, proprietors' incomes, interests और rents शामिल होते हैं। अच्छा, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, प्रोप्राइटर्स इनकम, हाँ, इंटरेस्ट्स और रेंट्स भी। ये जीडीपी को इनकम साइड से देखता है, मतलब प्रोडक्शन से जनरेट होने वाली इनकम किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। Question 71. Who are considered the factors of production and what distinct forms of remuneration do they typically receive for their contributions to the production process? Factors of production किन्हें माना जाता है और प्रोडक्शन प्रोसेस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें किस तरह की रेम्यूनरेशन मिलती है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 71. Factors of production are land, labor, capital and entrepreneur, receiving remunerations as rent, wages, salaries, interest and profits respectively. Factors of production है land, labor, capital और entrepreneur. Land, labor, capital, entrepreneur. ओके हाँ, और इन्हें रेम्यूनरेशन मिलता है रेंट लैंड के लिए, वेजेस और सैलरीज लेबर के लिए, इंटरेस्ट कैपिटल के लिए और प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के और उनकी इनकम स्ट्रीम्स को डिफाइन करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Question 72. What is the formula for calculating national income? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ये रहा इसका उत्तर। आंसर 72. National income equals GDP MP. Depreciation plus NFIA, indirect taxes plus government subsidies. National income का फॉर्मूला है GDP MP depreciation plus NFIA, indirect taxes plus government subsidies. इसमें काफी सारी टर्म्स हैं। GDP MP, NFIA। हाँ, GDP MP है Gross Domestic Product at Market Prices. Depreciation मतलब Capital Consumption. NFIA है Net Factor Income from Abroad. फिर Indirect Taxes माइनस करते हैं और Government Subsidies ऐड करते हैं। ये फॉर्मूला GDP को एडजस्ट करके National Income स्पेसिफिकली NNP at Factor Cost तक पहुंचता है, Depreciation, Foreign Income और Taxes Subsidies को अकाउंट में लेकर। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। Question 73. What is the Union Budget? Who is responsible for presenting it and to whom? यूनियन बजट क्या होता है, इसे कौन प्रेजेंट करता है और किसे? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 73.
The annual budget of the country is called the Union Budget. It is presented by the Finance Minister in Parliament. कंट्री का एनुअल बजट यूनियन बजट कहलाता है ठीक है। और इसे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। ये गवर्नमेंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट का कॉमन नेम है जो पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए रखा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Question 74. What is net fiscal deficit and what two key financial concepts are used to determine its value in the context of government finances? Net fiscal deficit क्या होता है और government finances के context में इसे determine करने के लिए कौन-कौन से दो key financial concepts use होते हैं? ये रहा इसका उत्तर। Answer 74. Net fiscal deficit is the difference between gross fiscal deficit and net lending. Net fiscal deficit होता है gross fiscal deficit और net lending के बीच का difference. ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट लेंडिंग। Exactly. ये गवर्नमेंट के borrowing requirement का एक refined measure है। Gross deficit से गवर्नमेंट द्वारा दिए गए लोन्स को एडजस्ट करके निकाला जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। Question 75. How is basic price defined in economic terms? इकोनॉमिक टर्म्स में बेसिक प्राइस को कैसे डिफाइन किया जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर 75. Basic price is the amount receivable by the producer minus any tax payable plus any subsidy receivable on a unit of good or service. बेसिक प्राइस वो अमाउंट होता है जो प्रोड्यूसर को रिसीवेबल होता है। प्रोड्यूसर को मिलने वाला अमाउंट। हाँ, जिसमें से कोई भी पेएबल टैक्स, स्पेसिफिकली प्रोडक्शन टैक्स नॉट प्रोडक्ट टैक्स, माइनस होता है और कोई भी रिसीवेबल सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्लस होती है पर यूनिट ऑफ गुड या सर्विस। ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट को दर्शाता है। प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज को एडजस्ट करने के बाद मार्केट प्राइस से पहले का स्टेज है ये। पिछले 30 से अधिक वर्षों से हमने 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स को उनके JIIB, CAIB प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में मदद की है। हाँ, हमने लेटेस्ट, बेस्ट क्वालिटी और एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स और PDF कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये कंटेंट 3 चीज़ों के लिए है। 1. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, 2. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और 3. केस स्टडीज की प्रैक्टिस। और ये सब बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है, क्वालिटी पर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तो अगर आप भी इस कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट nstoreschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। What is the formula for calculating GDP at market prices? यानी GDP at market prices कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हाँ, तो इसका जवाब ये है। GDP at market prices is calculated as GVA at basic prices plus product taxes, product subsidies। मतलब GDP at market prices होता है GVA at basic prices, इसमें product taxes जोड़े जाते हैं और product subsidies घटाए जाते हैं। बेसिकली GVA at basic prices प्रोडक्शन साइड की वैल्यू है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी वैल्यू ऐड हुई। जब हम इसमें फाइनल प्रोडक्ट्स पे लगे टैक्सेस जैसे GST जोड़ते हैं और सरकार की सब्सिडीज, मान लीजिए LPG पर छूट, वो घटाते हैं, तो हमें वो फाइनल मार्केट वैल्यू मिलती है जिस पर गुड्स और सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये इकोनॉमी की साइज का एक कॉमन मेजर है। अच्छा, तो ये फाइनल कंज्यूमर प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है टैक्सेस और सब्सिडीज एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, समझ गए। अब अगला सवाल डिस्कस करते हैं। What are production taxes and subsidies and what are some examples of each type? तो ये प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज क्या होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसका आंसर देखते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस सब्सिडीज आर independent of production quantity. Examples include land revenues, taxes and subsidies to railways, subsidies. तो देखिए, प्रोडक्शन टैक्सेस या सब्सिडीज जो हैं वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यूज हो गए टैक्सेस में, या रेलवेज को दी जाने वाली सब्सिडीज। हाँ, मतलब ये टैक्सेस या सब्सिडीज प्रोडक्शन के वॉल्यूम से या एक्चुअल आउटपुट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करने या उसे जारी रखने से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस फीस देनी पड़ती है या प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, ये प्रोडक्शन टैक्सेस हैं।
सिमिलरली सरकार किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इनपुट सब्सिडीज दे सकती है जो क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो। अच्छा, ये ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट को नहीं। इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है, मतलब ये प्रोसेस रिलेटेड कॉस्ट है, वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल इनकम GNI एट मार्केट प्राइसेस? ग्रॉस नेशनल इनकम GNI एट मार्केट प्राइसेस, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हाँ, तो इसका जवाब ये है GNI एट मार्केट प्राइसेस equals GDP at market prices plus net taxes subsidies on production imports, net receivable from abroad, plus compensation of employees net receivable from abroad, plus property income net receivable from abroad. तो GNI at market prices होता है GDP at market prices plus विदेश से प्राप्त net taxes, subsidies on production imports, plus विदेश से प्राप्त net compensation of employees, plus और विदेश से प्राप्त net property income. देखिए, GNI जो है वो GDP से थोड़ा डिफरेंट है। GDP डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस करता है ना? हाँ, जबकि GNI कंट्री के सिटीजन्स मतलब रेजिडेंट्स द्वारा अर्न की गई टोटल इनकम को मेजर करता है, चाहे वो इनकम देश के अंदर अर्न की हो या विदेश से। अच्छा, इसलिए हम GDP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं। इसमें विदेश में काम कर रहे सिटीजन्स की सैलरी, हाँ, विदेश में लगी प्रॉपर्टी से इनकम और प्रोडक्शन या इंपोर्ट्स पर नेट टैक्सेस सब्सिडीज जो विदेश से मिले हों, वो सब शामिल होते हैं। राइट, ये नेशनल प्रॉस्पेरिटी का शायद ज्यादा एक्यूरेट मेजर माना जा सकता है। राइट। तो GNI मतलब देश के नागरिकों की कुल कमाई, लोकेशन चाहे जो भी हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल। ओके, अब अगला सवाल डिस्कस करते हैं। हाउ द 3 डिफरेंट वेज टू कंप्यूट GDP एज पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैलकुलेट GDP? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अनुसार GDP कैलकुलेट करने के जो 3 अलग-अलग तरीके हैं, उनसे GDP कैसे कंप्यूट होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन एक्सपेंडिचर वाइज इट इज रीच्ड बाय कैलकुलेटिंग टोटल एक्सपेंडिचर, in income-wise by calculating total incomes received by factors of production, and in product-wise by calculating total production. हाँ, तो देखिए एक्सपेंडिचर वाइज मेथड में टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके GDP निकाला जाता है। इनकम वाइज मेथड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली टोटल इनकम से, और प्रोडक्ट वाइज, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, उसमें टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू एडेड से GDP कैलकुलेट होता है। थियोरेटिकली अगर देखें तो इन तीनों मेथड से सेम रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, उतनी ही इनकम जनरेट होती है। इनकम मेथड जैसे वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। सही। हाँ, और उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर मेथड जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स। ये बेसिकली एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 डिफरेंट एंगल से देख ले जैसा है। हाँ, जैसे आपने दुकान का उदाहरण दिया था ना। हाँ, बिल्कुल। कितना माल बिका, प्रोडक्ट, उससे कितनी कमाई हुई, इनकम, और ग्राहकों ने कितना खर्च किया, एक्सपेंडिचर। मेक सेंस। तीनों अप्रोचेस एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैप्चर करते हैं। सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नेट RBI क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हाउ इज इट डिटर्मिन्ड? ये नेट RBI क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है और इसे डिटर्मिन कैसे किया जाता है? हाँ, तो इसका जवाब ये है, इट इज द सम ऑफ द इंक्रीज इन द रिजर्व बैंक्स होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, रूपी कॉइन्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिजर्व बैंक टू द सेंटर सिंस April 1st, 1997, adjusted for changes in center's cash balances with रिजर्व बैंक। ओके। तो ये रिजर्व बैंक की होल्डिंग्स में जो इंक्रीज हुआ है उसका सम है। इसमें ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड सिक्योरिटीज, रूपी कॉइन्स, ओके, और 1 अप्रैल 1997 से केंद्र को रिजर्व बैंक से दिए गए लोन्स एंड एडवांसेस शामिल है। ओके। और इसे केंद्र के रिजर्व बैंक के साथ जो कैश बैलेंसेस हैं उनमें हुए चेंजेस से एडजस्ट किया जाता है। एसेंशियली ये मेजर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए RBI से डायरेक्टली कितना बोरो कर रही है। अच्छा। इसमें RBI द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेस जैसे 1997 के बाद वेज एंड मीन्स एडवांसेस के रूप में और डायरेक्ट लोन्स शामिल हैं। गवर्नमेंट के कैश बैलेंस को एडजस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट का बैलेंस RBI के पास बढ़ता है तो इफेक्टिवली नेट क्रेडिट कम हो जाता है। इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक इंडिकेटर माना जाता है और ये मॉनेटरी सप्लाई को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। तो ये दिखाता है कि RBI सरकार के घाटे को
किस हद तक डायरेक्टली फाइनेंस कर रहा है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब अगला सवाल डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड इन टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू? टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसीट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसमें शामिल हैं इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू और यूनियन टेरिटरीज की रिसीट्स। हाँ, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की वो इनकम है जो टैक्सेस के अलावा दूसरे सोर्सेज से आती है। जैसे गवर्नमेंट ने स्टेट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज को लोन्स दिए हैं तो उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट रिसीट्स हो गया। हाँ, पीएसयूज और आरबीआई से मिलने वाला डिविडेंड और प्रॉफिट, फॉरेन कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली ग्रांट्स यानी एक्सटर्नल ग्रांट्स। हाँ, फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए फीस, फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह, ये अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। अच्छा। और यूनियन टेरिटरीज से मिलने वाली रेवेन्यू भी इसी कैटेगरी में आती है। ये गवर्नमेंट की इनकम डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है, मतलब टैक्सेस के अलावा और कहां से कमाई हो रही है। गॉट इट। टैक्सेस के अलावा सरकार की कमाई के ये सब सोर्सेस हैं। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हाउ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन बजट्स एक्सपेंडिचर्स आर कैटेगराइज्ड? यूनियन बजट के एक्सपेंडिचर्स के कोर कंपोनेंट्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है? हाँ, तो इसका जवाब है दीज आर कैटेगराइज्ड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर। इन्हें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर के रूप में कैटेगराइज किया जाता था। अच्छा था, मतलब अब नहीं। हाँ, हालांकि ये क्लासिफिकेशन अब यूज में नहीं है प्लानिंग कमीशन अबॉलिश होने के बाद से, लेकिन पहले बजट एक्सपेंडिचर को प्लान और नॉन प्लान में डिवाइड किया जाता था। प्लान एक्सपेंडिचर वो होता था जो 5 ईयर प्लान्स के तहत स्पेसिफिक स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट होता था, मतलब एसेंशियली डेवलपमेंट फोकस्ड स्पेंडिंग। ओके। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रूटीन गवर्नमेंट फंक्शनिंग पर खर्च होता था, जैसे सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह। अच्छा। अब क्लासिफिकेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है, जो स्पेंडिंग के नेचर पर बेस्ड है, मतलब एसेट क्रिएशन हो रहा है या रिकरिंग एक्सपेंस है। अच्छा। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना यूजफुल है कि पहले कैसे होता था। राइट। तो ये पुराना क्लासिफिकेशन था डेवलपमेंट वर्सेस रूटीन स्पेंडिंग का, जो अब रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल स्पेंडिंग से रिप्लेस हो गया है। हाँ, ये एवोल्यूशन जानना जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। हमें मोटिवेट करने और ऐसे और सेशंस लेकर आने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आप कोई भी सेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट और थैंक यू। थैंक यू।